फिल्म की शुरुआत होती है एक आर्मी डिवीजन से। शुरुआत में हम ये देखते हैं कि ये नवंबर 1941 है। अलग अलग निशानों से हम ये देख सकते हैं कि ये सोवियत संघ का आर्मी कैंप है। सैनिक कतार में खड़े हैं और उनसे बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट वासिली उग्र्यूमोव। लेफ्टिनेंट वासिली अपने कैडेट्स को बता रहे हैं कि किस तरह से जर्मन टैंक काम करते हैं और उनके हथियार कैसे हैं। कैडेट्स के चेहरों की टेंशन से साफ नजर आ रहा है कि युद्ध का माहौल बना हुआ है। लेफ्टिनेंट अपनी बात खत्म ही कर रहे होते हैं, तभी इवान मोस्कलेंको बीच में आकर मोटिवेशनल स्पीच देना शुरू कर देते हैं। ये कैडेट्स का मोराल बढ़ाने के लिए है, लेकिन लेफ्टिनेंट उग्र्यूमोव को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बेवजह है। वही खड़े पॉलिटिकल इंस्ट्रक्टर वासिली क्लॉकोव वहां से मोस्कलेंको को हटाते हैं और उन्हें लेकर वहां से चले जाते हैं ताकि बाकी के लेफ्टिनेंट कैडेट्स के साथ युद्ध, टैंक और वेपन्स पर ठीक तरह से डिस्कशन कर सकें। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस क्वार्टर्स में मेजर कमांडर वाई.एम. रिशेटनिकोव मौजूद हैं। ये कर्नल से बात कर रहे हैं और कर्नल ने उन्हें आदेश दिया है कि अपने सैनिकों को तैयार रखो क्योंकि युद्ध किसी भी समय छिड़ सकता है। क्वार्टर्स के बाहर उन बॉटल्स को तैयार किया जा रहा है जो कि बॉम्ब की तरह काम करेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों, इस डिवीजन में युद्ध की तैयारी जोरों से चल रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कमांडिंग ऑफिसर्स का एक ग्रुप बाहर टहल रहा है। उनके बीच बातें चल रही हैं कि दुश्मन का अगला मूव क्या होने वाला है। दुश्मन यानी कि जर्मनी, जो कि रेड आर्मी के इस डिवीजन पर जल्द ही हमला करने वाला है। लेकिन क्यों? इसका जवाब मिलता है हमें अगले सीन में, जब हम देखते हैं कि एक कमांडिंग ऑफिसर ये खबर पढ़ रहा है कि फिलिप, जो कि रेड आर्मी का कॉमरेड था, वो जर्मन टैंक के सामने लड़ते हुए मारा गया, लेकिन उसने अपने ग्रेनेड से कई नाजी सैनिकों को मार गिराया। ये डिवीजन जर्मनी बनाम सोवियत संघ की तैयारी कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हम हेडक्वार्टर्स में कमांडर पावेल मौजूद हैं और वो जर्मन स्ट्राइक फोर्स से बचने की तरकीब डिस्कस कर रहे हैं। इस सीन में हमें ये पता चलता है कि जर्मनी जल्दी ही मॉस्को पर हमला करने वाला है और ये डिवीजन मॉस्को की सुरक्षा कर रहा है। और हम ये भी देखते हैं रेड आर्मी के इस डिवीजन में सैनिक बहुत कम हैं। ये लोग अपने मुख्य और कनेक्टिंग हाईवे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हेडक्वार्टर्स में चल रही इस मीटिंग में तय किया जाता है कि हम इस हाईवे पर से जर्मनी को शहर की तरफ नहीं जाने देंगे, लेकिन अब समस्या ये है कि नाजी किसी भी तरफ से आ सकते हैं। ये तय किया जाता है कि 4 के समूह में सैनिकों को अलग अलग दिशा में भेजा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि वो सर्वाइव करेंगे और इतिहास में मॉस्को के हीरो कहलाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर ऑफिसर क्लॉकोव जानते कि इनका सर्वाइवल नामुमकिन है। ऑफिसर क्लॉकोव की स्पीच के बाद सभी कैडेट्स हाईवे के उस हिस्से पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें जर्मन सैनिकों पर नजर रखनी होती है। उन्हें सूरज उगने से पहले अपने कैंप वहां इस तरह से बनाने हैं कि वो नजर न आए। इस डिवीजन में बहुत से कैडेट्स सोवियत संघ के अलग अलग हिस्सों से हैं, जिस कारण ये भी सुबह सुबह ही वहां बहस हो जाती है कि क्या वो रूस को अपनी मातृभूमि कहें या नहीं। इस पर ड्यूशेंको शॉपकोव कहते हैं कि रूस में भले ही आप पैदा न हुए हों, लेकिन जो भी नाजियों को हराने के लिए रूस के लिए लड़ेगा वो रूस का ही माना जाएगा। इन्हीं सब बातों के दौरान सैनिकों को एक जर्मन प्लेन नजर आता है और वो उस पर लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जर्मन अटैक जल्दी ही होने वाला है, ये उसका संकेत था। अगले सीन में अटैक शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि नाजी सैनिक अपने टैंक तैयार कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि रेड आर्मी यानी कि सोवियत संघ के सैनिक कहाँ छुपे हैं। यहाँ से मोर्चे की शुरुआत हो चुकी थी। नाजी सेना गोलीबारी जारी रखती है। क्लॉकोव बाकी ऑफिसर्स के साथ बैठकर इंतजार कर रहा होता है सही समय का। वो लोग काफी देर तक गोलीबारी देखते हैं और इंतजार करते हैं कि नाजी सैनिक और करीब आ जाएं। हाईवे के किनारे बनाए गए सभी बंकर बर्फ के नीचे ढके होते हैं। धीरे धीरे नाजी सेना आगे बढ़ने लगती है और सैनिक कुछ दूरी पर आमने सामने आ जाते हैं। अभी तक जर्मन सैनिकों को लगता है कि ये लड़ाई छोटी चलेगी, लेकिन तभी रेड आर्मी जर्मन कैंप में आग लगा देती है। जर्मन सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। कई टैंक भी नुकसानग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन इस आग से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जर्मन सेना अभी भी संख्या में बहुत ज्यादा है। उसके बाद जर्मन कैप्टन गैब्रियल की तरफ से गोलीबारी शुरू की जाती है और कई सारे रेड आर्मी के सैनिक घायल हो जाते हैं। लेकिन रेड आर्मी के टैंक मैदान पर आते हैं, जिससे जर्मन आर्मी को पीछे हटना पड़ता है। रेड आर्मी पूरी अग्रेशन के साथ आगे बढ़ती रहती है। वो अपने शहर मॉस्को को बचाना चाहते हैं और लड़ाई का पहला राउंड जीत जाते हैं। दोनों तरफ से सीज फायर कर दिया जाता है ताकि सैनिक कुछ देर रेस्ट कर सके। रेड आर्मी के कैंप में टेंशन का माहौल है, लेकिन ऑफिसर क्लॉकोव सबको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैंप के कई जवान घायल हैं, लेकिन अपनी पोजीशन से हटने को तैयार नहीं हैं। क्लॉकोव एक सबसे घायल जवान को अंडरग्राउंड बंकर में भेज देते हैं। रेड सैनिक के पास सैनिक कम हैं, लेकिन मॉस्को को बचाना ही है। दूसरी तरफ जर्मन कैंप्स में सैनिक अपने हथियारों को लोड कर रहे हैं ताकि लड़ाई का दूसरे पार्ट में अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। ये सब चल ही रहा होता है कि कहीं अचानक से एक जर्मन एयरक्राफ्ट आकर रेड आर्मी की लोकेशन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है।
रेड आर्मी का सैनिक इवान इस गोलीबारी के बदले गोलीबारी शुरू कर देता है, लेकिन ये बराबरी की लड़ाई नहीं होती। मजबूरन रेड आर्मी को अपने बंकर में छुपना पड़ता है। रेड आर्मी के सैनिक एक दूसरे से बातें करते हैं ताकि एक दूसरे को दिलासा दे सकें। इस गोलीबारी के दौरान कई सैनिक मरे और कई घायल हुए। रेड आर्मी के सैनिक घायलों और मृतकों को उठा ही रहे होते हैं कि जर्मन सैनिक उनकी बैटलफील्ड में आग लगा देते हैं। अब घायलों और मृतकों को भी नहीं उठाया जा सकता, सिर्फ भागना ही एक रास्ता है। हाईवे के इस हिस्से पर सब कुछ बर्बाद हो चुका है और भागने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। क्लोकोव गोलीबारी बंद होने के बाद घायल सैनिकों को उठाता है और पीछे की ओर हटने लगता है। इस दौरान रेड आर्मी कोशिश करती है कि हेडक्वार्टर्स में बात की जा सके। यहाँ हेडक्वार्टर्स में मेजर कमांडर भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। तभी अचानक कनेक्शन बनता है और क्लोकोव की बात मेजर कमांडर से होने लग जाती है। क्लोकोव मेजर कमांडर से कहता है कि तुरंत कुछ और जवान भेज दिए जाएं। यहाँ टेंशन बढ़ चुकी है, लेकिन ऑफिसर क्लोकोव को पता लगता है कि अब उन्हें और लोग नहीं मिल पाएंगे। क्लोकोव के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचता। अगर वो लोग यहाँ से हटते हैं तो जर्मन सेना मॉस्को में प्रवेश कर जाएगी। उस टुकड़ी में बस 28 कैडेट बचे थे और उन 28 ने मोर्चा संभाल लिया। 3-3 की टीम बनाई गई और हर टीम का काम था कि जर्मन सेना के एक एक टैंक को खत्म करें। एक ग्रुप का सैनिक बोंडरेन को काफी फेमस था। उसके टीममेट प्योतर डिटॉफ ने उससे पूछा कि क्या तुमने सच में 14 ग्रेनेड फेंककर नाजी टुकड़ी को मार दिया था। इस पर बोंडरेन को कहता है कि उसने कभी ऐसा नहीं किया, उसने बस गलती से 5 ग्रेनेड फेंक दिए थे। ग्रुप्स में इस तरह का हल्का फुल्का मजाक चल रहा था क्योंकि सामने मैटर बहुत बड़ा था। एक तरफ रेड आर्मी वहां से हटने को तैयार नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ जर्मन सेना को लग रहा था कि वो सब भाग गए। यही सोचकर वो लोग हाईवे पर मॉस्को की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान वो फायरिंग भी कर रहे थे और उनकी ऐसी ही फायरिंग से ऑफिसर सेंगरबायफ और शॉपकोव शहीद हो गए। ये देखकर उनके ग्रुप के एमसोव ने एंटी टैंक राइफल से उस टैंक को ढेर कर दिया। बाकी के ग्रुप्स ये देख रहे थे, लेकिन अभी वो सामने नहीं आ सकते थे। धीरे धीरे जर्मन सैनिक करीब आते गए और उसके बाद बाकी की टुकड़ियों ने टैंक के सामने ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिया। इससे टैंक को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जर्मन कैप्टन को पता चल गया कि दुश्मन यही है। गोलीबारी शुरू हो गई। रेड आर्मी के टारगेट पर सिर्फ टैंक थे और उन्होंने अपने सारे गोला बारूद टैंक पर लगा दिए। रेड आर्मी के सैनिक छुपे हुए थे, इसलिए ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि गोलियां आ किधर से रही हैं। इस पर जर्मन सैनिकों ने भी अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे रेड आर्मी के कई सैनिक मारे गए। रेड आर्मी के पास सैनिक भी कम होते जा रहे थे और उनके पास हथियार भी खत्म होते जा रहे थे, लेकिन उनके पास हिम्मत थी। जैसे घायल सैनिक कोज़बर्गनोव जब इतना घायल हो गया कि उससे राइफल ना चले, तब उसने राइफल दूसरे सैनिक को देकर बॉम्ब ले लिए और जब तक मरा नहीं बॉम्ब चलाता रहा। ये रेड आर्मी का मॉस्को को बचाने का जज्बा था, लेकिन ये जज्बा भी कम होता जा रहा था। हथियार कम थे और ऑफिसर क्लोकोव ने फैसला किया कि टैंक को जाने देते हैं और सैनिकों पर हमला करेंगे। हालांकि इस टैक्टिक के कारण रेड आर्मी के 2 सैनिक और मारे गए। टैंक को नहीं टारगेट करना है, ये मैसेज भी सब तक नहीं पहुंच पाया। टैंक आगे बढ़ते गए और उन्होंने कोसेव, कोंकन और एमसोव को मार गिराया। एक दूसरे ग्रुप का सैनिक मॉस्कलेंको भी मारा गया, हालांकि उसने मरते मरते भी एक टैंक को बर्बाद कर दिया था। एक दूसरा सैनिक निट्रॉफ टैंक के अंदर घुस गया और वहां उसने ड्राइवर को मार दिया, लेकिन टैंक ब्लास्ट होने के कारण वो भी मारा गया। क्लोकोव के लगभग सभी सैनिक मारे गए थे और क्लोकोव के पास अब इतने हथियार भी नहीं थे कि वो टुकड़ी से लड़ सके। उन्होंने मृत सैनिकों के हथियार, बॉम्ब ले लिए और क्लोकोव ने सोचा कि वो जर्मन सेना में आग लगाकर भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने एक बॉम्ब उठाकर जर्मन टैंक पर मारा और उस ब्लास्ट से क्लोकोव चोटिल हो गए। अब ऑफिसर कहीं जा नहीं सकते थे। उन्होंने वहीं से कमांड दी कि गोलीबारी जारी रखी जाए जब तक कि आग ना लग जाए, लेकिन अचानक उस जगह पर जर्मन टैंक ने शूट कर दिया। क्लोकोव और शेमायाकन बुरी तरह से घायल हो गए। अब रेड आर्मी के कुछ सैनिक बचे थे, उन्हीं में से एक शाड्रिन ने भी गोलीबारी जारी रखी थी। तभी उसकी तरफ जर्मन सैनिक बढ़ने लगे। उसने एक पत्थर को ग्रेनेड की तरह उनकी तरफ फेंक दिया। वो जैसे ही झुके, शाड्रिन भाग गया। शाड्रिन, शेमायाकन, डॉब्रबेबन और क्लोकोव, ये 4 ही अब रेड आर्मी की तरफ से बचे थे और इनकी तरफ जर्मन सेना तेजी से मार्च कर रही थी। इनको मरने के बाद मॉस्को का रास्ता साफ था। रेड आर्मी के चारों सैनिक हताश नजर आ रहे थे। मॉस्को बच नहीं सका था। जैसे ही जर्मन सैनिक उनके करीब पहुंचे, बहुत तेजी से गोलीबारी शुरू हो गई और जर्मन सैनिक मरने लगे और टैंक ब्लास्ट होने लगे। शाड्रिन, शेमायाकन, डॉब्रबेबन और क्लोकोव हैरान थे कि ये कैसे हुआ। दरअसल कोज़बर्गनोव मरा नहीं था और उसने एंटी टैंक राइफल इकट्ठा करके शानदार लड़ाई लड़ी थी। ये वही सैनिक है जिसने क्लोकोव से बॉम्ब लिए थे क्योंकि वो राइफल नहीं चला पा रहा था। इस अटैक के बाद जर्मन सैनिक पीछे हट गए।
वो काफी पीछे भाग गए क्योंकि उनका काफी नुकसान हो चुका था। इस पॉइंट पर रेड आर्मी मोर्चा जीत चुकी थी। वो 28 लोग मॉस्को के हीरो थे। दोस्तों, ये फिल्म आधारित है रेड आर्मी के उन 28 सैनिकों पर जिन्होंने 316 टीएच राइफल डिवीजन से दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। इन 28 सैनिकों का मेमोरियल मॉस्को में मौजूद है। अगर आपको फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही फिल्में हमारे साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।